हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। हमारी 2-3 दिन की वीडियोस पेंडिंग रह गई थी। 22, 23 एंड 24 आज है। आज उसकी वीडियो भी अपलोड करनी है। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये है कि 22nd, 23rd और 24th की वीडियो एक ही साथ अपलोड कर दी जाए एक ही दिन में, ताकि मैं वापस अपनी कंसिस्टेंसी पे आ सकूँ। नाबार्ड फेज़ 2 की सीरीज़ चल रही है। मैं जानता हूँ यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम होना है, लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है दोनों। ये मुझे और आप दोनों लोगों को बेहतर ढंग से पता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यूपीपीएससी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के एग्ज़ाम की सीरीज़ मैं 100% कवर करवाऊंगा। लेकिन नाबार्ड फेज़ 2 का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या थोड़ा सा भी चांसेस मिलेगा तो नाबार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगा। इसीलिए मैं पहले नाबार्ड पे फोकस कर रहा हूँ। सेबी ग्रेड ए का भी मुझे सीरीज़ स्टार्ट करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ यूपीपीएससी की सीरीज़ के साथ ही साथ मैं सेबी ग्रेड ए के एग्ज़ाम की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके। या उसके साथ ना स्टार्ट करके मैं नाबार्ड के साथ ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब मैं नाबार्ड सीरीज़ में जनवरी पे पहुंचने वाला हूं। तो जनवरी से ही आपके सेबी ग्रेड ए के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं जो है अब सेबी ग्रेड ए का भी क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दूंगा, प्रीलिम्स लेवल का। तो आप जुड़े रहिए। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से मैं 2 क्वेश्चन पुटअप करता हूं। अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जारी की, जिसमें 106 ट्रेडिशंस को शामिल किया गया है? तो रिसेंटली प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में टोटल 106 ट्रेडिशंस यानी परंपराओं को शामिल किया गया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे कुंभ आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। आपके वैदिक मंत्र उच्चारण हुए, वो आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। योगा आपका हुआ तो उसको भी हम फील कर पाते हैं, वो भी आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है। टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं। देखिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को हिंदी में कहते हैं अमूर्त विरासत स्थल, और जो आपका टेंजिबल होता है उसको कहते हैं मूर्त विरासत स्थल। टेंजिबल कौन से हैं? आपके अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंट की गुफाएं हैं, आप जाके फिजिकली उनको टच कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वो हो गई आपकी टेंजिबल। तो रिसेंटली आपके प्रहलाद सिंह पटेल ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट जारी की है। इन्होंने 106 ट्रेडिशंस को इस लिस्ट में शामिल किया है। कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि यूनेस्को ने कितने ट्रेडिशंस को इंडिया में इंटेंजिबल कल्चर का दर्जा दिया है, तो यूनेस्को ने टोटल 13 ट्रेडिशंस को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। जिसमें आपका लास्ट वाला कुंभ था, उसके पहले योगा को उन्होंने शामिल किया था, योग को, और सबसे पहले आपका इसी तरह आपका वैदिक मंत्र उच्चारण भी उन्होंने शामिल किया था। तो इस तरह करके टोटल 13 आपके ट्रेडिशंस हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। रिसेंटली आपके प्रहलाद सिंह पटेल जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने 106 ट्रेडिशंस की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जारी की है। आप याद रखिएगा। देखिए, ये लिस्ट इन्होंने जारी कर दी, इसका पर्पज़ क्या है? जो आपकी 106 परंपराएं हैं उनको प्रमोट करना, और उनको प्रमोट करने का जो इनिशिएटिव है वो किसके तहत? तो आपके कल्चरल मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, विज़न 2024, विज़न 2024। ये आपके कल्चरल मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत आपके इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज साइट है उनको प्रमोट करना और उनके विषय में लोगों को जागरूक करना है। तो विज़न 2024 आपके कल्चरल मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के तहत फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट कितना है? तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट 298 मिलियन टन है। आप याद रखिएगा, पहले जो है 291 मिलियन टन था लास्ट ईयर का टारगेट, इस बार 298 मिलियन टन का टारगेट है। ये चर्चा में क्यों है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 कहाँ पे आयोजित हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित हुई। इसकी जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है इस समय? नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स नई दिल्ली में आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। इस बैठक की अध्यक्षता आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की। पर्पस था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फूड ग्रेन का टारगेट रखा है 298 मिलियन टन्स का, उसको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है और खरीफ क्रॉप्स का कल्टीवेशन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो लॉकडाउन के दौरान आपके खरीफ क्रॉप के कल्टीवेशन को कैसे मजबूत किया जाए, ये देखना है, ताकि आपका फूड ग्रेन का टारगेट अचीव कर सके गवर्नमेंट। तो आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए लॉकडाउन के दौरान ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट सेल का निर्माण किया गया है। तो ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट सेल का निर्माण किया गया है ताकि लॉकडाउन के दौरान एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो इतने सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट
सी घाट लॉकडाउन के दौरान लॉन्च की है। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट के द्वारा आप लॉकडाउन के दौरान फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डिलीवरी डोर टू डोर कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो इसमें आपको डिलीवरी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई पर्सन जैसे ऑर्डर करता है, उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं, यानी कि नष्ट होने वाली सब्जियां और फ्रूट्स। डिलीवरी आ गई, आप डीएम से अनुमति ले लीजिए। जो भी वेंडर्स हैं वो डीएम से अनुमति ले लेंगे कि हमारे पास डिलीवरी आ गई, हमें इनकी डिलीवरी करनी है। डीएम आपको परमिशन दे देगा और उस परमिशन के पास के साथ आप लॉकडाउन के दौरान डिलीवरी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली सी घाट नामक एक ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट लॉन्च की है ऑनलाइन डोर टू डोर डिलीवरी के लिए लॉकडाउन के दौरान। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रिसेंटली सीएम कौन है इसके? भूपेश बघेल, आप याद रखिएगा। यहाँ की गवर्नर है इस समय अनुसुईया यूके जी। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट वाटरफॉल काफ़ी फेमस है, जो इंद्रावती रिवर पर है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है किसने सर्टिफाइड प्रोटेक्टिव कवर सूट कवर ऑल डेवलप किया है ताकि हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके कोविड-19 के दौरान। देखिए, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबसे मैक्सिमम अधिक संभावना है कि वो कोरोना से प्रभावित हो जाएं। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके CSIRNAL यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक शाखा है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, उसने डेवलप किया है कवर ऑल। ये आपका एक प्रोटेक्टिव सूट है, इसको परमिशन मिल गई है, सारी टेस्टिंग को इसने वेरीफाई कर दिया है, अब हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखिएगा, कवर ऑल्स, इसको आपके NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने MAF क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है, जो दोनों संस्थाएं आपकी बेंगलुरु में स्थित हैं। तो आप देखिएगा, NAL भी आपकी बेंगलुरु में स्थित है और MAF क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड भी आपकी बेंगलुरु में स्थित है। दोनों ने मिलकर आपके कवर ऑल सूट को बनाया है, जो हेल्थ वर्कर्स के लिए है और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में आ रहे हैं उनको यूजफुल होगा। बात करते हैं NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। मैं बता दूं आपको, भारत की पहली और लार्जेस्ट एयर स्पेस फर्म है। 1959 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। पहले दिल्ली में स्थापना हुई थी, लेकिन आपको पता है एरोस्पेस से रिलेटेड हमारे सारे हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, तो 1960 में इसको बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया था। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज को आप याद रखेंगे। वर्तमान में डायरेक्टर हैं इसके जितेंद्र जे जादौन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस सिटी में लोकेटेड है? तो आपको बताना है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पुणे में स्थित है। आप देखिएगा, अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने रिसेंटली एक बग स्निफर डेवलप किया है। बग स्निफर क्या होता है? जो बग्स यानी बैक्टीरिया या वायरसेस को डिटेक्ट कर लेता है। मैं बता दूं, इन्होंने बहुत ही सेंसिटिव और लो कॉस्ट एक सेंसर डेवलप किया है जिसका नाम है बग स्निफर। ये बैक्टीरियाज और वायरसेस को डिटेक्ट कर लेगा, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फंडिंग कौन करता है? ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसने इस जो है बग स्निफर प्रोजेक्ट के लिए पूरा फंड अवेलेबल करवाया था। ICMR की स्थापना कब हुई थी? 1911 में, जब आपके जॉर्ज पंचम भारत आए थे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में उतरे थे ये, और उसी दौरान कोलकाता में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हो रही थी और पहली बार राष्ट्रगान उसी बैठक में गाया गया था। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में राष्ट्रगान गाया गया था, ऐसा नहीं है। जॉर्ज पंचम आपके गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में लैंड हुए थे और राष्ट्रगान आपका कोलकाता में गाया गया था। तो आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड कौन है? बलराम भार्गव जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट बनता है, कोई भी मेडिकल प्रोजेक्ट होता है, उस सब का परमिशन और रेगुलेशन आपका ICMR करता है। क्योंकि ये आपका एक बग स्निफर है, तो इसको भी सर्टिफाई आपका ICMR ही करेगा। इस बग स्निफर को किसने बनाया है? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फिच, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, उसके अनुसार इंडिया की नई GDP ग्रोथ फोरकास्ट क्या होगी? तो पहले इन्होंने कहा था कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 4.6% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। कोरोना वायरस के कारण इन्होंने घटा दिया है GDP प्रोडक्शन इंडिया का। तो अब प्रेडिक्शन इनका 1.8%, यानी कि GDP ग्रोथ रेट इंडिया की इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.8% रहेगी, आप याद रखिएगा। बात करते हैं फिच की। फिच अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, आप याद रखेंगे। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके पॉल टेलर। देखिए, बहुत 3 फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। एक आपकी फिच हो गई, दूसरी आपकी S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर कहते हैं इसको, और तीसरी आपकी मूडीज़ हो गई। इन तीनों में कॉमन बात यह है कि इन तीनों का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में ही है, तो तीनों अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं, आप याद रखिएगा। फिच के कौन है? आपके CEO पॉल टेलर। रिसेंटली कहा है इंडिया की ग्रोथ रेट 1.8% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। आपको बताना है, वर्ल्ड बैंक IMF की डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया?
तो निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये 101वीं बैठक थी डेवलपमेंट कमेटी की, यानी 101st बैठक थी डेवलपमेंट कमेटी की। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ज्वाइंट सिटिंग होती है, हर साल वॉशिंगटन में ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई। तो आप याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई है, वो भी कोरोना के कारण। इंडिया को निर्मला सीतारमण जी ने कि रिप्रेजेंट किया है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, 189 मेंबर्स हैं। इसके जो हेड हैं वो हैं डेविड मैलपास, जो अमेरिका से होते हैं हमेशा। वर्ल्ड बैंक के हेड हमेशा अमेरिका से होते हैं। बात करते हैं आईएमएफ की। तो वर्ल्ड बैंक के एक वर्ष बाद यानी 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसका भी हेडक्वार्टर वही है जहां वर्ल्ड बैंक का है, यानी वॉशिंगटन डीसी में। इसके मेंबर और वर्ल्ड बैंक के मेंबर भी सेम है, 189 मेंबर हैं इसके भी, लेकिन इसकी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देखिए, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर हमेशा अमेरिका से होता है, वैसे आईएमएफ का चीफ हमेशा यूरोप से होता है। और क्रिस्टलिना जॉर्जिया यूरोप की एक कंट्री बुल्गारिया की रहने वाली हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेवलपमेंट कमेटी की 101st बैठक हुई है, 101वीं। निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविड-5 डेवलप किया है। ये एक डिजिटल डायरेक्टरी है सभी गवर्नमेंट एक्शंस के लिए जो कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने के लिए बनाए गए हैं। आपको बताना है IIM कोझिकोड किस स्टेट में स्थित है। IIM कोझिकोड आपका केरल में स्थित है, क्योंकि केरल में कोझिकोड स्थित है। रिसेंटली एक डिजिटल डायरेक्टरी बनाई है जिसका नाम है कोविड-FYE। ये बनाया है आपके IIM कोझिकोड ने। ये क्या है, जो कोविड-19 के दौरान जितनी भी गवर्नमेंट इमरजेंसी सर्विसेज हैं प्रोवाइड की गई हैं लोगों को, वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी कोविड-FYI प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दिया है आपके IIM कोविकोड ने। तो आप ये प्लेटफॉर्म का नाम याद रखेंगे, कोविड-FYI। ये जो है आपके IIM कोझिकोड ने डेवलप किया है, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट इमरजेंसी सर्विसेज सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं लोगों के लिए। यहाँ जाके आप उनको ट्रैक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने सेल्फ फिक्स डिपॉजिट और सेल्फ सेविंग अकाउंट सर्विस ओपन की है अपने कस्टमर्स के लिए। तो लॉकडाउन चल रहा है, लोग बैंक नहीं आ रहे हैं, तो रिसेंटली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए सेल्फ फिक्स डिपॉजिट और सेल्फ सेविंग अकाउंट सर्विस स्टार्ट की है। इसमें लोग जो है 90,000 तक की फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं एक वर्ष के लिए 7.1% इंटरेस्ट रेट पर। हालांकि ये तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपसे ये पूछेंगे सेल्फ फिक्स डिपॉजिट सर्विस और सेल्फ सेविंग अकाउंट सर्विस अपने कस्टमर्स के लिए किसने ओपन की है, लॉन्च की है। तो आपके इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने ओपन की है। मैं बता दूं आपको, जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके, वसुदेवन PN है। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, ये फिश गिल्स यानी कि मछली के गलफड़ों से बनाया गया है, किसने डेवलप किया है। तो रिसेंटली लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट आपके INST इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये कहाँ पे स्थित है आपका, ये मोहाली पंजाब में स्थित है। तो रिसेंटली आप याद रखिएगा फिश गिल्स यानी मछली के गलफड़ों से लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया है। और इसका पर्पस क्या होगा, जो आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी होती है उसको क्रिएट करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। देखिए, वो सब ठीक है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मछलियों को भी कोई प्रभाव ना हो, तभी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेंगी। तो रिसेंटली लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया है, जो आपके फ्यूल सेल्स होते हैं, सेल मतलब बैटरी, फ्यूल सेल होते हैं, बायोफ्यूल सेल होते हैं, और मेटल एयर जो आपकी बैटरी होती हैं उनमें इस इलेक्ट्रो कैटलिस्ट का यूज़ किया जा सकता है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि लंबे समय तक यूज़ हो। क्योंकि आप देखते हैं मछली से कोई वायर तो कनेक्ट होता नहीं है, लेकिन जब भी आप उसको टच करते हैं तो करंट मार देता है। तो आखिर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है और लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकती है। उसी को देखते हुए आपके इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया है फिश के गिल्स से यानी गलफड़ों से। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं INST की, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली पंजाब में स्थित है। मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिविल सर्विसेज डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष आपका 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 2006 में ऑब्जर्व किया गया था, यानी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये 2006 से मनाने के बाद भी 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया, इसलिए क्योंकि आज़ादी के पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो बैच था 1947 का, उसको हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर जो एंट्रिम गवर्नमेंट में ही होम मिनिस्टर बने थे वल्लभ भाई पटेल जी ने संबोधित किया था 21 अप्रैल को। इसीलिए
21 अप्रैल को ही आपके सिविल सर्विसेज डे मनाने की स्टार्टिंग हुई 2006 से, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बैच को इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी ने संबोधित किया था और इन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताया था। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे बताया था, तो सिविल सर्विसेज को। या फिर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने बताया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने, आप याद रखिएगा। तो सिविल सर्विसेज डे आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। एक और डे है जो इस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है, तो आप थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में इसको फीड रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट के गवर्नर्स यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5th मीटिंग हुई, इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो हमेशा की तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5th मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 5th मीटिंग में क्यों, क्योंकि 2014 में तो ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण ही हुआ था। उसके बाद से हर वर्ष आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है। इस बार कोरोना वायरस हो रहा है तो वर्चुअल मीटिंग हुई है, 5th टाइम बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग थी। मैं बता दूं आपके ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली $5 बिलियन का इमरजेंसी फंड बनाया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। उसमें $1 बिलियन इंडिया को भी मिले हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आती हैं आपकी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो क्योंकि $5 बिलियन का ये फंड है तो हर कंट्री को $1 बिलियन दिया गया है, इंडिया को भी मिल गया है। ब्रिक्स बैंक की बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी $100 बिलियन की ऑथराइज्ड कैपिटल से, यानी इसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी, $100 बिलियन, आप याद रखेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, संघाई चाइना में है, आप याद रखिएगा। और उससे भी ज़्यादा याद रखने की बात यह है कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, अभी भी उसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं के वी कामत जी। ये जो है ICICI बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इंडिया से हैं। तो हेडक्वार्टर आपके चाइना को मिला है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया से हैं के वी कामत जी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुद्र तेज सिंह, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस ऑटोमोबाइल जायंट इंडस्ट्री से ये रिलेटेड थे, तो ये BMW। मैं बता दूं आपको, रुद्र तेज जी पहले भारतीय थे जिन्होंने BMW के ऑपरेशन को इंडिया में लीड किया था, यानी BMW के जितने भी ऑपरेशंस इंडिया के थे उनको इंडिया में रुद्र तेज जी पहले भारतीय थे जिन्होंने लीड किया था। तो रिसेंटली इनका निधन हो गया, आप याद रखेंगे। बात करते हैं BMW की, तो फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। MOW का आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मोटर वर्कर्स। हालांकि जर्मन लैंग्वेज में है इसलिए फुल फॉर्म आप मत पूछिए इसका। म्यूनिक जर्मनी में हेडक्वार्टर है, यानी जर्मन ब्रांड है आपका BMW। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। 1916 में हमारे इंडिया में बहुत बड़ी घटना हुई थी, लखनऊ पैक्ट पे साइन हुआ था। लखनऊ में आपके INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उसी दौरान आपका लखनऊ पैक्ट पे साइन हुआ था, किसके किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। आप समझ रहे ना, दोनों एक ही मंच पे आ गए थे, आपस में सहमत बना ली थी। और सहमत करवाई किसने थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब ने सहमत करवाई थी। एक और चीज़ थी, उसी दौरान आपके नरम दल जिसको आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी लीड कर रहे थे, और आपका गरम दल जिसको बाल गंगाधर तिलक जी लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक जी, वो दोनों एक मंच पे आ गए थे, उनमें भी सुलह हो गई थी। तो लखनऊ पैक्ट 2 कारणों से बहुत फेमस है। आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक आपके मंच पे आ गए थे, यानी कि हाथ मिला लिया था, और दूसरे आपके नरम दल और गरम दल दोनों साथ में आ गए थे। जो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में जिन्ना की अहम भूमिका थी, इसलिए जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, आप याद रखेंगे। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और BMW की भी स्थापना 1916 में हुई थी, म्यूनिख जर्मनी में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सेकंड फार्मूला 1 ई स्पोर्ट रेस जिसको वर्चुअल ग्रैंड पिक्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, किसने जीती है, तो सेकंड टाइम आपके जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये मैं बता दूं आपको, फेरारी चलाते हैं और फेरारी के ही ड्राइवर हैं, आप याद रखिएगा। इन्होंने सेकंड टाइम लगातार जीता है। ये एक ई स्पोर्ट रेस थी, यानी PC वीडियो गेम के द्वारा हुई थी, पर्सनल कंप्यूटर में वीडियो गेम के द्वारा ये रेस ऑर्गेनाइज हुई थी। आपके चार्ल्स लेक्लर्क मोनाको के रहने वाले हैं, मोनाको कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये फेरारी को ड्राइव करते हैं। इन्होंने रेड बुल के जो अलेक्जेंडर एल्बॉन हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर एल्बॉन, इनको हरा के फर्स्ट रैंक हासिल की। तो सेकंड टाइम इन्होंने फार्मूला 1 ई स्पोर्ट रेस जीती है। तो आप देखिएगा, वर्चुअल रेस है, PC गेम्स के थ्रू ऑर्गेनाइज हुई है, और आपके ग्रैंड पिक्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज हुई थी। मैं बता दूं आपको, लेक्लर्क ने इससे पहले रेस फॉर द वर्ल्ड इसको भी जीता था। आपके जो चार्ल्स लेक्लर्क हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रेस फॉर द वर्ल्ड एक इवेंट हुआ था, उसको भी जीता था, और उसकी सारी मनी को चैरिटी के लिए यूज़ किया गया था आपके कोविड-19 के दौरान। तो आप याद रखेंगे, चार्ल्स लेक्लर्क इन्होंने आपके फार्मूला 1
ई स्पोर्ट रेस को जीता है, जो कि वर्चुअल ग्रैंड पिक्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसने वॉइस बैंकिंग फैसिलिटी लॉन्च की है गूगल और अमेजॉन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे। तो गूगल और अमेजॉन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। गूगल का कौन है, गूगल असिस्टेंट है। अमेजॉन का कौन है, एलेक्सा, आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा टीवी में। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना लॉन्च किया है वॉइस बैंकिंग फैसिलिटी। वो कैसे लॉन्च किया है आपको पता है, आईसीआईसीआई बैंक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर चैटबॉट है, उसका नाम है आई पल। उसको इंटीग्रेट कर दिया है गूगल असिस्टेंट से और अमेजॉन एलेक्सा से, ताकि आईसीआईसीआई बैंक वॉइस बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1955 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। बाद में 1994 में इसको बदल के बैंक का रूप दे दिया गया था। तो अगर ऑप्शन में ये पूछें कि आपकी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में स्थापना हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, संदीप बख्शी जी हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, आप याद रखेंगे। रिसेंटली इन्होंने वॉइस बैंकिंग फैसिलिटी लॉन्च की है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैटबॉट आई पल के साथ। किसको इंटीग्रेट करके, एलेक्सा को इंटीग्रेट करके और आपके गूगल असिस्टेंट को इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने कम्युनिटी किचन को टैग कर दिया है गूगल मैपिंग के द्वारा। मैं बता दूं तो यूपी इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने कम्युनिटी किचन्स को जियो टैगिंग प्रोवाइड की है गूगल की हेल्प से। तो इसमें आप गूगल मैप ओपन करके सारे कम्युनिटी किचन्स को सर्च कर सकते हैं। इस समय यूपी में टोटल 7,368 कम्युनिटी किचन वर्क कर रहे हैं, जो एक दिन में 12 लाख यानी 12 लाख फूड प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो काफ़ी बड़े बड़े काम इंडिया में हो रहे हैं। आपके यूपी में जो कम्युनिटी किचन है 7,368, वो एक दिन में 12 लाख फूड पैकेट्स बना रहे हैं, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी की वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिएगा एक ही दिन में ये सब हो रहा है। तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने सारे कम्युनिटी किचन्स को जियो टैगिंग कर दी है ताकि आप आसानी से उसकी लोकेशन देख सकें, और इसके लिए उन्होंने गूगल से टाई अप किया है और गूगल मैपिंग के द्वारा आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं सारे कम्युनिटी किचन्स की। आप इतना देखिएगा। तो यूपी के सीएम आप सभी को पता है आदित्यनाथ जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। रिसेंटली इनके पिताजी का निधन हो गया, ये जान ही पाए हैं। गवर्नर कौन है, आनंदी बहन पटेल, आप याद रखेंगे। ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। आपका प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया था। आपको बताना है बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन था, तो अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। ये क्वेश्चन है आपका। लखनऊ पैक्ट कब हुआ आपको बताना है। आपको बताना है बग स्निफर किसने डेवलप किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।